प्रोबेबिलिटी का जितना भी सवाल है ना, उसमें एक ही महत्वपूर्ण बात होता है कि हम जब कहेंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई एक इवेंट, बस उस इवेंट को खाली समझना होता है प्रॉपरली कि वो इवेंट कितना तरह से हो सकता है, और तब हर इंडिविजुअल जो तरीका से हो सकता है वो इवेंट, उस हर एक तरीका का प्रोबेबिलिटी अगर आपको अलग अलग पता है तो ऑल यू हैव टू डू इज ऐड। सारा समय बिताना होता है उस इवेंट को समझने में। एक्सपेरिमेंट है, अ डाई इज थ्रोन 3 times। अब ऐसा लगेगा देखने में इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस 1 1 1, ये एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम है। 1 1 2 1 1 3। हम पहला स्थान को फिक्स करके अब बाकी दोनों स्थानों को अदला बदली करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिख रहे हैं। तो 36 कॉम्बिनेशन अभी होगा जब 1 फिक्स करेंगे, फिर पहला स्थान पे 2 लिखेंगे, फिर 36 कॉम्बिनेशन। कुल मिलाकर के इसके सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा 6 × 6 × 6। ईच थ्रो का 6 पॉसिबल आउटकम्स है, तो 6 × 6 × 6 इतना एलिमेंट्स होगा इसके सैंपल स्पेस में। दो इवेंट हम डिफाइन किए हैं। इवेंट ए 4 ऑन द थर्ड थ्रो। इवेंट ए को जरा रिप्रेजेंट कर दीजिए, सारा फेवरेबल आउटकम्स लिख दीजिए। थर्ड थ्रो में 4 होना चाहिए। इस तरह का सारा आउटकम्स जहां x और y कैन बी एनी नंबर बिटवीन 1 and 6, सब लिख नहीं रहे और इसमें एलिमेंट्स कितना होगा वो हम बता सकते हैं। थर्ड थ्रो में 4 फिक्स कर दिए, ये दोनों को जितना तरह से कंबाइन कर सकते हैं। इट इज 6 × 6 36, 6 स्क्वायर लिख रहे हैं। इवेंट बी डिफाइन किए हैं 6 ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। 6 एंड 5, और अब खाली थर्ड थ्रो के जगह पे एक नंबर लिख रहे हैं z, वेयर z कैन टेक एनी वैल्यूज बिटवीन 1 and 6। 6 ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में होगा 6। सारा आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट को हम इस तरह से लिखें, सब नहीं लिखें, भाषा भी सीखे कैसे लिखें। यहां पे हम सैंपल स्पेस को सिर्फ ऐसे लिख सकते थे x y z such that these 3 numbers can take all possible natural numbers between 1 and 6. Find probability of occurrence of event A if event B has already occurred. तो पहले हम इस बात का मतलब लिखें। इस बात का मतलब होता है probability of A intersection B divided by probability of B। अब हम A intersection B सेट भी पहले बना लेते हैं, दोनों में कॉमन। A के अनुसार थर्ड थ्रो 4 होना चाहिए और B के अनुसार पहला और दूसरा 6 5 होना चाहिए। So there is only one outcome जो दोनों में कॉमन है। A and B, there is only one outcome favorable to this event A intersection B। अब आप जवाब दे देंगे। इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 1/6³ और इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 6/6³। So the answer is 1/6। Pair of die
is thrown. एक्सपेरिमेंट का नाम है. सैंपल स्पेस 36 एलिमेंट्स होगा. एक इवेंट डिफाइन किए हैं ए, सम ऑफ 8 लिख लेते हैं. 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2. Number of elements in set A 5. इवेंट बी डिफाइन किए हैं. एटलीस्ट वन नंबर इज नॉट 5. दो में से कम एक नंबर हो जो 5 नहीं. मतलब दोनों नंबर 5 उसको छोड़ के सारा आउटकम. यानी बी सेट में 35 आउटकम्स लिखा है, एक्सेप्ट दिस वन सिंगल आउटकम 5,5 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है 35. अब क्वेश्चन है फाइंड पी ए इफ बी. फिर वही लिखेंगे. इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी. अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये सारा एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होगा. बी सेट में ये सब मौजूद है, तो दोनों में कॉमन लीजिएगा यही पूरा सेट. यानी ए इंटरसेक्शन बी सेट इज ए सेट. असल में बी सेट का सबसेट है ये ए सेट. इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी करने पर ए मिल जा रहा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 2 3 4 5 by 36 and probability of event B is 35 by 36. So the answer is 1 by 7. So two teams T1 and T2, they are supposed to play 2 football matches. Probability of T1 winning, losing and drawing the match. कोई भी मैच का 3 विकल्प हो सकता है. कोई भी मैच का 3 आउटकम हो सकता है. या तो टीम T1 जीतेगा, या हारेगा, या ड्रॉ करेगा. इन तीनों बात का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है. T1 के जीतने का संभावना, T1 के हारने का संभावना और T1 के मैच को ड्रॉ करने का संभावना. इन तीनों का सम 1 होगा, क्योंकि यही 3 विकल्प है ना. ये होगा, या तो वो होगा, या तो वो होगा. तो ऐसी स्थिति में इन तीनों का सम 1 होना चाहिए. यही हम लोग का प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. इसलिए तीनों का सम 1 होना चाहिए. फुल स्टॉप. A team gets 3 points for winning and 0 points for losing and 1 point for drawing. एक टेबल बनेगा ना, T1 का पॉइंट्स, T2 का पॉइंट्स, फर्स्ट मैच, सेकंड मैच. जो जीतेगा उसको 3 पॉइंट मिलेगा, जो हारेगा उसको 0, और ड्रॉ हो गया तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा. लेट कैपिटल X डिनोट द पॉइंट्स ऑफ T1. एंड में जो कैपिटल X सिंबल हम यूज करेंगे टीम T1 का टोटल पॉइंट्स और T2 का टोटल पॉइंट्स के लिए सिंबल Y यूज करेंगे. क्वेश्चन फाइंड 4 क्वेश्चन है. प्रोबेबिलिटी दैट X विल बी ग्रेटर देन Y. टीम T1 का जो पॉइंट हो वो टीम T2 के पॉइंट से अधिक होगा, उसका संभावना क्या है? मतलब इवेंचुअली ये सीरीज को टीम T1 जीत जाएगा, इसका संभावना क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट X विल बी लेस देन Y. प्रोबेबिलिटी दैट X विल बी इक्वल टू Y, यानी सीरीज विल बी ड्रॉ. एंड प्रोबेबिलिटी दैट X मे बी लेस देन और इक्वल टू Y. देखिए ये जो इवेंट है
x ग्रेटर देन y, मतलब टीम T1 इवेंचुअली उस सीरीज को जीत जाएगा। ये कितने तरह से हो सकता है? तरीका एक कि वो दोनों मैच जीत जाए, विन विन। यूनियन दूसरा विकल्प, एक मैच जीते और एक मैच ड्रॉ कर ले। एक मैच जीते एक मैच हारे अगर, तब फिर पॉइंट अधिक नहीं होगा T1 का, तब बराबर हो जाएगा। एक मैच जीता 3 पॉइंट, T2 को 0 पॉइंट, और दूसरा मैच T1 हार गया तो उसको 0 उसको 3, तब तो एंड में बराबर हो गया दोनों। हम चाहते हैं कि T1 का पॉइंट अधिक हो T2 के पॉइंट। तो कितने तरह से हो सकता है ये इवेंट? पहला मैच जीता एंड दूसरा मैच भी जीत गया, या पहला मैच जीता एंड दूसरा मैच ड्रॉ किया, या पहला मैच ड्रॉ किया एंड दूसरा मैच जीत गया। और अब हम लोग यूज करें, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो PWW प्लस PWD प्लस PDW, और इसको लिखते हैं इंटरसेक्शन है W इंटू PW आफ्टर W, मतलब मीन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फर्स्ट मैच multiplied by probability of winning the second match if the first match has been won। पर चूंकि इंडिपेंडेंट है, सेकेंड मैच का आउटकम फर्स्ट मैच के आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए यहां पे प्रोडक्ट हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम PA इंटू PB लिख देते हैं, अगर हमको पता हो कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्लस PW इंटू PD प्लस PD इंटू PW। एग्जामिनेशन में हम लोग को जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करना है उतना हम लोग नहीं लिखते हैं, बात समझ गए, बस सीधे नंबर्स हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू हाफ, दैट इज द। दूसरा देखें, प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी लेस देन y, ये कितना तरह से हो सकता है खाली वो जानना होता है। दोनों मैच हार जाए, एक मैच ड्रॉ करे और एक मैच हार जाए, पहला मैच ड्रॉ दूसरा मैच हार जाए, पहला मैच हार जाए, बीच में इंटरसेक्शन है, इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। आगे आप कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज नाउ। Px इक्वल टू y, दोनों टीम का पॉइंट सेम हो। x अगर पहला मैच जीत जाए दूसरा मैच हार जाए, या x अगर पहला मैच हार जाए और दूसरा मैच जीत जाए, या दोनों मैच ड्रॉ करें, तो ऐसे स्थिति में दोनों टीम का पॉइंट्स बराबर होगा। और चौथा है प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी लेस देन और इक्वल टू y, इसको ऐसे बनाना चाहिए, x लेस देन y या x इक्वल टू y। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। टीम 1 का पॉइंट्स T2 से कम वाला केसेस, T1 का पॉइंट T2 के पॉइंट के बराबर, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो कम होगा या बराबर होगा, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी इतना प्लस इतना। तो अगर आप ये वाला संख्या खोज चुके हैं, अलग से ये वाला खोज चुके हैं, तो अब इसका आंसर निकालने के लिए सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। तीन बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। इसमें 2 गोल्ड कॉइन रखा है, इसमें 2 सिल्वर
और इसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर कॉइन। अ बॉक्स इज चोजन एट रैंडम, कोई, एंड अ कॉइन इज ड्रॉन। मैंने हम ऐसा भी कह सकते थे ना कि ये तीनों बॉक्स में से आप अगर एक डाई टॉस कीजिए, अगर 2 या 2 से कम आता है तो बॉक्स 1 चुनिएगा, अगर 3 से लेकर 5 के बीच में इंक्लूडिंग 3 और 5 कोई आता है नंबर तो बॉक्स 2 से कॉइन निकालिएगा, और अगर 6 आता है तो बॉक्स 3 से निकालिएगा। ऐसा बोल सकते थे। तब फिर कौन बॉक्स में से हम कॉइन ड्रॉ करेंगे वो अब आपके इस रिजल्ट पे डिपेंड करता है। 2 या 2 से कम आने का संभावना है 1/6, फिर 3, 4, 5 में से कोई आए उस बात का संभावना है 1/2, और 6 आए इसका संभावना है 1/6। यानी तब बॉक्स 1 चुनने का संभावना होता 2/6, बॉक्स 2 चुनने का संभावना होता 3/6, अब बॉक्स 3 चुनने का संभावना होता 1/6। लेकिन हम बोले हैं रैंडमली तीनों में से कोई चुन लीजिए, यानी कि तीनों में से कोई भी चुनने का संभावना बराबर है, 1/3, 1/3 और 1/3। यही मतलब है इस फर्स्ट स्टेटमेंट का। A box is chosen at random and a coin is drawn. If the coin is gold, what is the probability that the other coin in that box is also gold? आप परेशान मत होइए, खाली सुनिएगा हमको ध्यान से। हम आपसे कह सकते थे कि बताइए कि गोल्ड निकले इसका क्या संभावना है, निकाल के देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ गोल्ड कॉइन। तो पहले उस इवेंट को समझिए कितने तरह से हो सकता है। अगर आप बॉक्स 1 में से निकाले होते तो, या बॉक्स 2 में से निकाले होते तो, या बॉक्स 3 में से निकाले होते तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट कैन अकर इन 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज। बॉक्स 1 is chosen and a gold coin is taken out, या box 2 is chosen and a gold coin is taken out, या box 3 is chosen and a gold coin is taken out। और ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि P1G प्लस P2G प्लस P3G। ये क्वेश्चन नहीं पूछे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गोल्ड कॉइन विल बी ड्रॉन, ये क्वेश्चन नहीं पूछे। अगर ये पूछे होते तो आप यही करते, उस इवेंट को पहचानते कि कितने तरह से ये हो सकता है। ये होता प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बॉक्स 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ गोल्ड कॉइन इफ बॉक्स 1 वाज चोजन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बॉक्स 2 multiplied by probability of drawing a gold coin if box 2 was chosen. एक इवेंट हम है ड्रॉइंग अ गोल्ड कॉइन, उसको जी सिंबल से डिनोट किए, उस इवेंट के होने का संभावना। तो वो इवेंट कितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज से हो सकता है? 3, या तो बॉक्स 1 में से निकाला जाए, या बॉक्स 2 में से, या बॉक्स 3 में से। बॉक्स 1 चुने जाने का संभावना है 1/3। अब इसमें से गोल्ड कॉइन निकालने का संभावना है 2/2 यानी 1। बॉक्स 2 चुने जाने का संभावना 1/3 और इसमें से गोल्ड कॉइन निकलने का संभावना 0। बॉक्स 3 चुने जाने का संभावना 1/3 और उसमें से गोल्ड कॉइन चुने जाने का संभावना हाफ। ये इक्वल टू 1/3 कॉमन ले लीजिए, तो 1 + 0 + हाफ 3/2, 1/3 into 3/2 which is हाफ। हम पूछे हैं इफ द कॉइन इज गोल्ड, यानी एक्सपेरिमेंट के अंत में आपको अगर ये जानकारी देते हैं कि गोल्ड है, तो अब ये क्वेश्चन है रिवर्स प्रोबेबिलिटी का। कह रहे हैं कि अगर गोल्ड कॉइन निकल गया है एक्सपेरिमेंट के अंत में, तो बताइए कि इनमें से किन बक्सों में से निकला है। इफ द कॉइन इज गोल्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन फ्रॉम दैट बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड।
मतलब क्या संभावना है कि वो कॉइन की बॉक्स 1 से निकला है। मतलब सिंपल शब्दों में हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम गोल्ड निकल गया देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो बॉक्स 1 से निकाला गया था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1 इफ द कॉइन इज गोल्ड। यानी ये इवेंट हो गया है, गोल्ड कॉइन हैज बीन ड्रॉन। तो अब बताइए कि क्या संभावना है कि वो बॉक्स 1 से निकाला गया है। Which means P1 intersection G divided by PG। अब न्यूमरेटर में एक ठो आएगा इन पूरे लॉट में से और डिनोमिनेटर में पूरा आएगा। दैट इज इट। तो ऊपर में 1/3 हो गया। 1 इंटरसेक्शन G मतलब बॉक्स 1 का चुना जाना एंड उसमें से गोल्ड कॉइन का निकाला जाना, जो यहां लिखे डिवाइडेड बाय ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। गोल्ड निकले इसका कुल संभावना हाफ है। A box contains 4 balls. 2 balls are drawn and found to be white. अब देखिए रिवर्स प्रोबेबिलिटी का है। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि उसमें से व्हाइट गेंद निकले इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। हम पूछ रहे हैं कि अब जब व्हाइट निकल गया तब कुछ पूछ रहे हैं। ये जो बक्सा है जिसमें 4 गेंद डाला हुआ है उनके बारे में बताया नहीं है कि बक्सा में कितना व्हाइट बॉल है, कितना अन्य बॉल है। अगर आप हमको बता दें कि इस बक्सा में 2 बॉल व्हाइट है और बाकी कोई भी नॉन व्हाइट बॉल, तो हम आपसे पूछें कि इस बक्से में से एक बॉल निकालें तो वो बॉल व्हाइट हो, इसका क्या संभावना है। तो आप तुरंत बताइएगा 2/4। इस बक्से में कितना व्हाइट है और कितना नॉन व्हाइट वो नहीं दिया है। अगर दे देता तब हम बता देते कि इसमें से व्हाइट निकालने का क्या संभावना है। जैसे अगर बक्से में मान लीजिए सारा विकल्प हम सोच लेते हैं, मान लीजिए 4 व्हाइट, एक पॉसिबिलिटी, दूसरा 3 व्हाइट और 1 नॉन व्हाइट, तीसरा विकल्प 2 व्हाइट 2 नॉन व्हाइट, चौथा विकल्प 1 व्हाइट और 3 नॉन व्हाइट, और पांचवा विकल्प 0 व्हाइट 4 नॉन व्हाइट। बक्से में अगर ऐसा कंपोजिशन होता, अभी नहीं पता है बक्से में क्या है, क्वेश्चन में कहां लिखा है कि उस बक्से में क्या है, सिर्फ कह रहा है 4 गेंद है। लेकिन इतना पक्का है कि अगर ऐसा होता कंपोजिशन तो इसमें से व्हाइट गेंद निकलने का संभावना 4/4 होता, यानी 1 होता। ऐसी स्थिति में एक गेंद निकालें आप, व्हाइट हो, उसका संभावना इतना, इस केस में 2/4, इस केस में 1/4, इस केस में 0/4 यानी 0। क्वेश्चन क्या लिखा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्सा में 4 गेंद है, पता नहीं क्या, और उसमें से 2 बॉल निकाला गया है, नॉट 1। दो गेंद निकालने का हम लोग लिखे प्रोबेबिलिटी, 2 गेंद व्हाइट निकले, उसका क्या संभावना है। तो पहले उसको अलग से देख लीजिए आप एक एग्जांपल लेकर के। अगर एक बक्से में 3 गेंद व्हाइट हो और 5 गेंद नॉन व्हाइट, हम अगर आपसे पूछें कि बताइए इसमें से 2 गेंद हम निकालें, क्या संभावना है कि दोनों व्हाइट होगा। तो सैंपल स्पेस पहले देख लीजिए। देयर आर 8 बॉल्स, उसमें से 2 गेंद निकलने का कितना तरीका है, दैट इज 8C2। ये मेरा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। कोई 2 गेंद जैसे W1 W2 W1 W3 NW1 NW5 जोड़ा जोड़ा में कितना पॉसिबल ऑप्शंस हो सकता है, दैट इज 8C2। और इसमें से 2 गेंद व्हाइट हो, वैसा कितना आउटकम्स पॉसिबल है, 3C2। बस 3C2 को डिवाइड कर दीजिएगा 8C2 से, तब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा ऑफ ड्रॉइंग 2 व्हाइट बॉल्स।
जैसे इस केस में देखें, 2 व्हाइट गेंद निकलने का संभावना 4c2 बटे 4c2 यानी 1। इस केस में व्हाइट गेंद निकलने का संभावना, ये सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, और ऊपर में 3c2, यहां 2c2 बटे 4c2, 1c2 बटे 4c2, ये मीनिंगलेस हो गया क्योंकि इसमें एक ही व्हाइट है, तो 2 गेंद व्हाइट निकले ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज एक्चुअली 0 एंड इसमें भी 0। क्वेश्चन आगे देखें, 2 बॉल्स आर ड्रॉन। ये कॉम्पोजिशन नहीं दिया हुआ है, हम मान लें कि अगर ऐसा होता तो आंसर यही होता, व्हाइट बॉल निकलने का संभावना 2 था। अगर ऐसा कॉम्पोजिशन होता तो ये आंसर होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 व्हाइट बॉल्स। फाइंड प्रोबेबिलिटी that all balls in the box are white. If the 2 balls drawn are found to be both white, आप 2 गेंद निकाले इस बक्से में से, दोनों व्हाइट आया, तो क्या संभावना है कि उस बक्से में सारा गेंद व्हाइट है? तो पहला काम ये करें कि व्हाइट निकलेगा उसका क्या संभावना है, दोनों गेंद, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं, बोथ बॉल्स व्हाइट इक्वल टू ये इवेंट का कितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तरीकों से हो सकता है कि बक्सा में चारों गेंद व्हाइट था, उस इवेंट को कुछ हम x4 कह दे रहे हैं, तब उसमें से आप 2 गेंद निकालें, दोनों व्हाइट। हम उस इवेंट को W सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, बोथ बॉल्स व्हाइट। या बक्सा में 3 गेंद व्हाइट होता, तब आप 2 गेंद निकालते, दोनों व्हाइट निकलते। या इस तरह से सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज पहले लिख लेना। आपको नहीं पता है बक्सा में क्या है, बक्सा में कुछ भी हो सकता था इन 5 में से। हाँ, ये सब मीनिंगलेस केसेस भी है। अब आप 2 गेंद तो निकल गया है व्हाइट, तो बक्सा में इसका मतलब है कि कम से कम 2 गेंद तो था ना व्हाइट, तो ये वाला दोनों केस को हम लोग को कंसीडर करने का भी जरूरत नहीं है, हम छोड़ भी सकते हैं उसको। x4W, x3W और x2W, इन्हीं में से कोई एक तरीका से ये इवेंट अकर कर सकता है। तो अब इन 3 में से कौन है, ये 2 तो नहीं है, इन 3 में से कौन स्थिति हो सकता है? आप ये तीनों विकल्प रैंडमली सोचे हैं ना, इक्वली लाइकली है। एक बक्सा रखा है, उस बक्से में 4 गेंद है कि 3 गेंद है कि 2 गेंद है व्हाइट कि 1 व्हाइट 0 व्हाइट, ईच बात होने का संभावना बराबर है। ईच का संभावना है 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। हम इस सबको लिख भी रहे हैं, यूनियन x1W यूनियन x0W, वो सब 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो व्हाइट निकलने का संभावना है 1/5 इंटू इतना प्लस 1/5 इंटू इतना 1/5, और ये सब 0 है। हम लोग को जो पूछा गया है वो ये कि अब जब दोनों गेंद व्हाइट निकल गया है, दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर 2 बॉल्स इन द बॉक्स आर आल्सो व्हाइट। यानी कि बक्से का कंपोजिशन x4 है, इसका क्या संभावना है? तो ये P x4W यानी बक्सा में चारों गेंद व्हाइट था एंड तब 2 गेंद व्हाइट निकला, उसका संभावना डिवाइडेड बाय PW, व्हाइट निकलने का कुल संभावना। ये 1/5 जो आप माने हैं कि ये सब बात तो इक्वली लाइकली ना है, बक्से के अंदर का कॉम्पोजिशन इनमें से कोई एक हो सकता है
और सबका संभावना बराबर है, तो 1/5 1/5 मान लें, वो कट जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में 1/5 इंटू 4c2/4c2 वाला टर्म आएगा और डिनोमिनेटर में ये पूरा सम आएगा। 1/5 कॉमन ले लें, 4c2/4c2 प्लस 3c2 प्लस 2c2/4c2। अब ये दोनों टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। अब बस अब बाकी सब हम लोग लिख लेंगे। 4c2 का वैल्यू इट इज 4 इंटू 3/2 6 प्लस 3c2 is 3c1 and 2c2 is 2c0, 6/10 which is 3/5। यानी अगर दोनों गेंद व्हाइट आ गया है हाथ में तो 3/5 संभावना है, 60% संभावना है कि बाकी दोनों गेंद भी उस बक्से में उजला ही होगा। A signal can be green or red with probabilities 4/5 and 1/5 respectively. Signal is received by station A, railway station, and then transmitted to the next station. हर स्टेशन पे मैंड होता है, आदमी बैठा होता है, पिछले वाले स्टेशन से सिग्नल आता है, फिर वो आगे वाले स्टेशन को पास करता है। ग्रीन का मतलब हम लोग जानते हैं, द ट्रेन कैन गो पास, एंड रेड अगर हम सिग्नल ट्रांसमिट कर दिए तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई डेंजर है, ट्रेन को रुकना है, जहां भी है वहीं रुकना है, यही मतलब हो। तो दो ही तरह का सिग्नल का बात कर रहा है। 80% टाइम्स सिग्नल्स आर ग्रीन एंड 20% टाइम्स सिग्नल रेड होता है। सिग्नल इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए, माने किसी एक सोर्स से चला होगा, सम सोर्स जहां से सिग्नल जनरेट हुआ, स्टेशन ए, स्टेशन यहां से सिग्नल चला, स्टेशन ए रिसीव करके फिर उसको ट्रांसमिट किया टू स्टेशन बी। तो सिग्नल इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए एंड देन ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी। आगे लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ सिग्नल करेक्टली इज 3/4। यानी कि यहां से कोई सिग्नल अगर चला लाल, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको रिसीव हुआ सिग्नल ग्रीन, इनकरेक्टली रिसीव हुआ। लिखता तो यही है। फॉल्टी डिवाइस, फॉल्टी मैकेनिज्म्स अब नहीं होता है, अब तो काफी एडवांस हो चुका है सब टेक्नोलॉजी, पर एक समय था कि जब ऐसा एरर हो जाता था। तो सिग्नल के करेक्टली रिसीव होने का संभावना है 3/4। 75% बार सिग्नल करेक्टली रिसीव होता है, 25% बार एरर हो जाता है, यही लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ सिग्नल करेक्टली, अब सी को डिफाइन कर दिए। सी रिप्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट receiving a signal correctly, which means probability of not receiving a signal correctly is 1/4. Probability that the signal is green is 4/5 and probability that the signal is red is 1/5. जो बात दिया हुआ है उसको हम अपने भाषा में लिख लीजिए। अब क्वेश्चन, if signal received at B is green, find probability that ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन। फिर रिवर्स प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इफ सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी रिसीव्स अ ग्रीन सिग्नल। बी रिसीव्स ग्रीन सिग्नल, एक स्टेटमेंट कहीं डिफाइन कर देंगे, उसको कुछ एक्स नाम से पुकार रहे हैं। एक्स रिप्रेजेंट्स द इवेंट बी रिसीव्स ग्रीन सिग्नल। हम पहले वो निकाल ले प्रोबेबिलिटी कि बी को ग्रीन सिग्नल रिसीव हो, उसका क्या संभावना है। अब तब हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछता है कि इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन। यहां से ग्रीन चल के ग्रीन इसको मिला कि लाल चल के ग्रीन मिला, दोनों हो सकता है। तो पहले ग्रीन मिला, उसका कुल संभावना निकाल लें, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए कि इसको ग्रीन कितने तरीकों से मिल सकता है। देखिए हम सब तरीका लिख रहे हैं।
यहां से ग्रीन चला, ये करेक्टली रिसीव किया सिग्नल को, अब फिर करेक्टली रिसीव हुआ एट बी, तब इसको ग्रीन दिखेगा। या यहां से ग्रीन चला, ये इनकरेक्टली रिसीव किया, माने ग्रीन चला लाल रिसीव हुआ, अब ये लाल भेजा, अब ये इनकरेक्टली रिसीव किया, तो फिर ग्रीन हो गया। 2 बार गलती हो गया तो सही हो गया बात। या यहां से लाल सिग्नल स्रोत से चला और ये करेक्टली रिसीव किया और बी इनकरेक्टली रिसीव किया, अब ग्रीन हो गया वो। यहां से आर चला, यहां आर रिसीव हुआ, अब उसको इनकरेक्टली रिसीव किया यानी ये ग्रीन रिसीव किया। या यहां से आर चला, यहां इनकरेक्टली रिसीव हुआ, अब फिर यहां पे करेक्टली रिसीव हो गया, तो आर चला, ये इनकरेक्टली रिसीव किया यानी ग्रीन रिसीव किया, अब ये ग्रीन सेंड किया, ये ग्रीन रिसीव कर लिया करेक्टली, तो ग्रीन दिखा। इतने तरीकों से स्टेशन बी ग्रीन सिग्नल रिसीव कर सकता है। हमको पूछा है कि अगर वो ग्रीन रिसीव किया यानी ये इवेंट अगर हुआ तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वहां से ग्रीन चला था फ्रॉम द सोर्स, तो हमको PGX डिवाइडेड बाय PX, ये टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में जाएगा और 2 केस है जिसमें ग्रीन चला था और ग्रीन रिसीव हुआ, ई वाला और ई वाला, वो ऊपर में चला जाएगा न्यूमरेटर में। ये कैसे निकलेगा? PG into P करेक्टली रिसीव्ड इफ द सिग्नल वाज ग्रीन। P ये लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि करेक्टली रिसीव होगा या नहीं रिसीव होगा ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वहां से ग्रीन चला था कि लाल चला था। सो इट इज जस्ट PG into PC into PC, 4/5 into 3/4 into 3/4 प्लस 4/5 into 1/4 into 1/4, ये पूरा चीज न्यूमरेटर में चला जाएगा और टोटल डिनोमिनेटर प्लस 1/5 into 3/4 into 1/4 प्लस 1/5 into 1/4 into 3/4। दैट इज द आंसर। बस अब खाली इस पूरे चीज को कैलकुलेट करके सावधानी से डिनोमिनेटर में लिखना है, इसको न्यूमरेटर में लिखना है। Four die D1, D2, D3, D4 are thrown simultaneously, एक साथ, यानी सैंपल स्पेस समझ गए होंगे आप। तो आउटकम्स अब ABCD कह दें उन चारों डाई पे, तो ऑल दीज 4 नंबर्स कैन टेक एनी नेचुरल वैल्यूज बिटवीन 1 to 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सैंपल स्पेस 6 into 6 into 6 into 6, 6 to the power 4। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, अब इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, इसी समय कॉन्सेंट्रेट करना होता है। D4 शोज, उन 4 में से एक पर्टिकुलर डाई का नाम है D4, इट शोज द सेम नंबर एज एनी वन ऑफ द अदर 3, माने D1, D2, D3 और D4 चारों डाई को दिखा रहे हैं। अगर D4 पे 5 दिख रहा है तो इनमें से किसी एक में कम से कम 5 दिखना चाहिए, ऐसा वाला सारा आउटकम्स को गिनती करना है। अगर D4 में 1 दिख रहा है तो इनमें से किसी एक में कम से कम, सब में दिखे 1 ये भी चलेगा। D4 shows the same number as any one of the other 3, ये तीनों में अगर 4, 5, 6 दिख रहा है तो D4 में 4 या 5 या 6 दिखना चाहिए। वो वाला आउटकम तो सबको हम लोग इकट्ठा करेंगे, उल्टा गिनती कर लेते हैं। जब ऐसा नहीं हो रहा, यानी D4 में जो भी नंबर दिख रहा है
इनमें से किसी में वो नंबर नहीं दिख रहा। ये गिनती करना आसान है। अगर D4 में 1 दिख रहा है, अब यहां 1 नहीं दिखना चाहिए तीनों में से कहीं भी, तो कितना आउटकम होगा पॉसिबल? यहां 5 विकल्प है, एक छोड़ के 2 3 4 5 6, यहां भी 5, यहां 5, यानी अगर D4 में 1 है तो 5 क्यूब इतना आउटकम्स है जो हमारे इवेंट के फेवरेबल नहीं है। और अगर D4 में 2 है तो फिर इतना, यानी 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इतना आउटकम्स है जो इस इवेंट को अगर हम x नाम से पुकारें तो x प्राइम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतना है। और x में कितना एलिमेंट्स होगा अब तो हम काउंट कर सकते हैं ना, 6 टू द पावर 4 में से घटा दीजिए 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और तब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है x का। अब हम प्रोबेबिलिटी अगर x प्राइम का निकाल लें तो हमको खाली 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, माने ये करने का आवश्यकता नहीं था। आप अगर इवेंट के नहीं होने का संभावना ढूंढ पाए तो इवेंट के होने का संभावना निकालने के लिए खाली 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 6 इंटू 5 क्यूब बटे 6 टू द पावर 4। यहां 2 बॉक्स है A और B, कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, इसमें 3 व्हाइट है और 2 लाल गेंद है, और बॉक्स बी में 1 व्हाइट गेंद है सिर्फ, नथिंग एल्स। एक्सपेरिमेंट देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ हेड अपीयर्स 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A टू B, इफ हेड अपीयर्स, if tail appears 2 balls are transferred from A to B। एक्सपेरिमेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी तक एक्सपेरिमेंट समाप्त नहीं हुआ है। नाउ अ बॉल इज ड्रॉन, 1 बॉल फ्रॉम B, अब जाके एक्सपेरिमेंट समाप्त हुआ। क्वेश्चन, इफ द बॉल इज वाइट, फिर रिवर्स प्रोबेबिलिटी का सवाल होगा। हम आपसे ये पूछ सकते थे कि क्या संभावना है कि जो गेंद आप निकाले एक लास्ट में वो वाइट होगा। वो नहीं पूछ रहे, कह रहे हैं कि अगर जो आप गेंद निकाले एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट वो वाइट निकला अगर, तो बताइए कि क्या संभावना है कि हेड आया था। क्वेश्चन ऑन रिवर्स प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। तो पहले व्हाइट निकलेगा इसका संभावना निकालिए, क्योंकि अंत में जो आप गेंद निकाले व्हाइट, वो दोनों में से कोई एक हो सकता था ना, हो सकता था एड आया हो, आप ट्रांसफर किए हो और तब व्हाइट आ गया, या हो सकता है टेल आया हो और तब आप 2 बॉल ट्रांसफर करके गेंद निकाले व्हाइट आ गया। तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए इस इवेंट के होने का, अंतिम में एक गेंद व्हाइट निकलने का। तो कितने तरह से हो सकता है ये इवेंट, अंत में व्हाइट का आना। विकल्प 1 कि हेड आया, आप एक गेंद निकाले, वो एक गेंद अगर व्हाइट निकला तब हम यहां से 1 लिख दे रहे हैं, तब फिर आप बैग बी में से निकाले व्हाइट निकल गया, या हेड आया और आप एक गेंद जो ट्रांसफर किए वो रेड ट्रांसफर हो जाता फ्रॉम बैग 1, और तब बैग 2 में से जो आप गेंद निकाले वो व्हाइट होता। यहां W2 लिख दे रहे हैं, सेकेंड बैग में से व्हाइट निकला, उसको हम चूंकि W2 सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। या टेल आता, 2 बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, अब दोनों व्हाइट गेंद होता, उस इवेंट को हम कुछ W3 बोल दे रहे हैं, तब आप उसमें से जो निकालते वो निकलता, उसको खाली W ही लिखते हैं। चलिए फाइनली जो निकलता है इवेंट को, या टेल आता और दोनों गेंद रेड ट्रांसफर होता, उस इवेंट को हम R3 कह रहे हैं। तब
बॉक्स में से व्हाइट निकलता बी में से, या टेल आता, एक व्हाइट और एक रेड ट्रांसफर होता बैग 1 में से, व्हाइट एंड रेड। इतना सारा इवेंट्स है ना, सबका नाम लिखना होगा, हम लोग बोल रहे हैं, याद रखना होगा इस बात। 1 व्हाइट एंड 1 रेड फ्रॉम बैग ए, एंड देन अंत में बैग बी में से व्हाइट निकला। चूंकि ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बीच में प्लस लिख दे रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी की हेड आ गई, मल्टीप्लाइड बाय की प्रोबेबिलिटी आप व्हाइट बॉल चूज किए आफ्टर हेड हैज अकर्ड, विच मीन्स कि आप बैग 1 में से चूज कर रहे हैं। अब फिर लास्ट में अब व्हाइट आफ्टर ऑल दीज 2 थिंग्स हैव हैपेंड, तो अब सीधे नंबर्स लिख रहे हैं। हाफ हेड आने का संभावना इनटू, अब इस बैग में से एक व्हाइट गेंद निकाले, उसका संभावना 3/5, और अब उस बैग में 2 व्हाइट हो गया बी बैग में, अब उसमें से एक व्हाइट निकलने का संभावना 2/2 यानी 1, प्लस हेड आने का संभावना, अब इस बैग में से एक लाल गेंद निकला, उसका संभावना 2/5, अब उस बैग में एक लाल एक सफेद हो गया, उसमें से सफेद निकलने का संभावना 1/2, प्लस टेल आने का संभावना, और अब इसमें से 2 गेंद निकाले आप, दोनों व्हाइट, तो वो 3C2/5C2, 5 बॉल्स है, 2 गेंद निकलने का कुल तरीका है 5C2, 3 गेंद व्हाइट है, उसमें से 2 गेंद कोई निकले, उसका तरीका 3C2। अब आप उस बक्से का कंपोजिशन हो गया 3 व्हाइट बॉल्स, उसमें से अब एक गेंद निकालेंगे आप, उसके व्हाइट होने का संभावना × 1, प्लस इसको हम इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में डाल रहे हैं, क्योंकि ये वो वाला केस है जिसमें हेड आया था और फाइनली आप व्हाइट गेंद निकाले, और ये वाला वो केसेस है जिसमें टेल आया था और फाइनली आप व्हाइट बॉल निकाले। क्योंकि इवेंचुअली हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड हैड अपीयर्ड if it is given that this event has occurred। तो PHW/PW, तो डिनोमिनेटर में होगा टोटल और न्यूमरेटर में होगा ई वाला, दोनों केस, और डिनोमिनेटर में टोटल। क्योंकि ट्रांसफर जब आप कर रहे हैं तो दोनों में से कोई ट्रांसफर हो सकता है, या तो लाल या उजला, एंड ईच इवेंट फॉलोज द अदर, वन आफ्टर द अदर। तो यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हेड आया तब आप एक ट्रांसफर किए, तब आप एक निकाले, एक के बाद एक, हाफ इनटू, अब दोनों गेंद जो ट्रांसफर हुआ लाल, तो वो 2C2/5C2। अब उस बक्से में से एक गेंद निकाले, उसमें एक व्हाइट है, 2 लाल, व्हाइट निकलने का संभावना 1/3, ये आखिरी, एक व्हाइट और एक लाल। देखिए कितना तरीका से एक लाल और एक सफेद गेंद चुना जा सकता है, 3C1 × 2C1/5C2। अब उसमें 2 व्हाइट एक लाल हो गया, तो उसमें से व्हाइट निकलने का संभावना 2/3। तो केवल कैलकुलेशन से कर लेंगे। E and F are 2 independent events, का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ EF लिख दे रहे हैं इक्वल टू P × PF। फिर आगे लिखता है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 2 इवेंट अकर्स।
equals 11 by 25 and probability that none of them occurs is 2 by 25. Then find the probability of this event and probability of occurrence of this event. None of them occurs का मतलब E प्राइम F प्राइम इंटरसेक्शन है. कोई एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस होगा, उसका दो सबसेट डिफाइन किया गया होगा, टू इवेंट्स. अगर वेन डायग्राम में देखिएगा तो ये इवेंट E को रिप्रेजेंट करता हुआ एक सर्कल है और इवेंट F को रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल, और ये सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता हुआ एक रेक्टेंगल. तो ये आउटकम्स जो यहां लिखा है ये है E प्राइम F प्राइम. प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम अकर्स को ऐसे लिखते हैं, वो दिया है 2/25. हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. E प्राइम इंटरसेक्शन F प्राइम का मतलब E यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट. E यूनियन F ये इलाका है और उसका कॉम्प्लीमेंट ये इलाका हो गया. यही डिमॉर्गन लॉ है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F लिख सकते हैं. इस इवेंट के होने का संभावना इक्वल टू 1 माइनस इस इवेंट के होने का संभावना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों के होने का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, लिख सकते हैं. और PE यूनियन F को लिख सकते हैं PE प्लस PF माइनस PEF. ये हम लोग जानते हैं. यानी कि हमको क्या क्या दिया हुआ है सब बताते हैं. हमको दिया हुआ है 1 माइनस PE प्लस PF माइनस PEF का वैल्यू 2/25, अर्थात PE प्लस PF माइनस PEF बराबर 1 माइनस 2/25 23/25. ये हमको दिया हुआ है द सेकेंड कंडीशन, उसको हम इक्वेशन 2 लिख रहे हैं. प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट्स विल अकर, वो दिया हुआ है 2/25. उस बात का उपयोग करके हम एक इक्वेशन लिखे हैं. हमको निकालना है PEPF, इस इवेंट के होने का संभावना और इस इवेंट के होने का संभावना चाहिए. कुछ और बात देखें जो दिया हो. और PEF को हम लिख सकते हैं PE इंटू PF. क्वेश्चन दिया हुआ है कि दीज टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. हमको दो अननोन है जिसका वैल्यूज ढूंढना है, एक PE और एक PF. तो हमको दो इक्वेशन चाहिए होगा, सिर्फ PE और PF दिखना चाहिए मेरे इक्वेशन. एक इक्वेशन बना, PE का वैल्यू को अगर हम x कह दें, PF के वैल्यू को y, तो x प्लस y माइनस xy का वैल्यू ल. वी नीड वन मोर इक्वेशन जो दिया हुआ है. प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 अकर्स का मतलब ऐसे आउटकम्स का बात कर रहे हैं जिनके होने पर आप कहें कि सिर्फ एक ही दोनों में से कोई कहे, या तो कहें कि E हुआ है या F हुआ है. दोनों हुआ है वाला केस नहीं हमको चाहिए, या दोनों नहीं हुआ है वो नहीं चाहिए. यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे केसेस में इंटरेस्टेड हैं E हुआ एंड F नहीं हुआ. ऐसा जो भी आउटकम है जिसके आने पर हम कहें कि E हुआ है F नहीं हुआ है, या कहें कि F हुआ है लेकिन E नहीं हुआ है. एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स. ऐसा आउटकम्स में हम इंटरेस्टेड है. अगर हम कहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो, तब एक और यूनियन करते हैं EF. ऐसे लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि एनी वन ऑफ देम अकर्स मतलब होता है PE यूनियन है. इसी को बोलते हैं दोनों में से कोई एक हुआ हो, ऐसा बोल पाए आप. ये सब आउटकम्स है. अगर हम ऐसे इवेंट का बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि E हैज अकर्ड एंड F हैज नॉट अकर्ड, यानी हम ये आउटकम्स का बात कर रहे हैं. सो दिस पार्टीशन इज EF प्राइम, दिस पार्टीशन इज FE प्राइम, दिस पार्टीशन इज EF. तो क्वेश्चन दिया है
probability that exactly one of them occurs, मतलब यही हम टेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आया कि नहीं. Exactly one of them occurs का मतलब ये वो दिया है 11/25. अब इसको सिंप्लीफाई करें. PEF प्राइम E हुआ एंड F नहीं हुआ. इट इज PE माइनस PE इंटरसेक्शन F. PE माइनस दिस. कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है EF प्राइम में? वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट E इंटरसेक्शन F. इसी को थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस से, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है. यानी ये है PF प्राइम प्लस PE प्राइम F, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. आप देख सकते हैं ये इवेंट और ये इवेंट में कोई कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स. और इसको क्या लिख सकते हैं? PE माइनस PEF. ये क्या लिख सकते हैं? PF माइनस PEF. यानी लेफ्ट हैंड साइड है जो है वो PE प्लस PF माइनस 2 टाइम्स PEF, जिसको हम लिख सकते हैं PE इंटू PF, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. 2 इक्वेशन है, अब सिर्फ अलजेब्रा है. इसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको PE PF का वैल्यू निकालना है. यहां पे मतलब x प्लस वाई माइनस 2xy का वैल्यू दिया है और यहां x प्लस वाई माइनस xy का वैल्यू दिया है. हम पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस माइनस दिस. तो राइट हैंड साइड होगा 12/25 और लेफ्ट हैंड साइड xy होगा. x इंटू वाई का वैल्यू इतना हो गया, किसी एक में डाल देते हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू यहां डाल रहे हैं 12/25, ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो 35/25. अब हमको x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें से y बराबर 12/25x यहां लिख दें तो हमको एक क्वाड्रेटिक आएगा x में, x प्लस 12/25x इक्वल 35/25. इसमें कैंसिल आउट कर दे रहे हैं 7/5. तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 25x से, तो 25x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 12 बराबर 0. और अब हमको x का वैल्यू निकल जाएगा. जब x निकल जाएगा तो y निकल जाएगा. एक्चुअली यहां पे दिख रहा है x बराबर 4/5 एंड y बराबर 3/5 या वाइस वर्सा. दोनों को गुना करेंगे तो 12/25 होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 7/5 हो जाएगा. Three students appear in a test. If their papers may be checked by any one of 5 teachers. एक एग्जाम हुआ, 3 लोग बैठे, तीनों को पेपर को हमको चेक करने देना है. स्कूल में 5 शिक्षक हैं, उनमें से किसी को दे सकते हैं. तो कितना तरह से हम दे सकते हैं सैंपल स्पेस हमारे. पहला पेपर हम कितने तरीका से बांट सकते हैं? 5 तरीका से. या तो इसको इनको दे दें चेक करने, या उनको या उनको. दूसरा पेपर फिर 5 तरीका से, तीसरा फिर 5 तरीका से. यानी कि कुल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ सैंपल स्पेस में वो 5 इंटू 5 इंटू 5 5 क्यूब. इतना तरह से हम उन पेपर्स को दे सकते हैं, उन टीचर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चेक करने के लिए. टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, टीचर 4, टीचर 5 एंड पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हम तीनों इन्हीं को दे दिए. ये एक तरीका है. P1 P2 इनको दिए, P3 इनको दिए. कुल कितना? इतना. अब बड़ा सरल था, बांटिए ना पेपर जाकर के टीचर्स को दीजिए. यही क्वेश्चन में लिखा है, टीचर्स को देंगे पेपर चेक करने के लिए. दीजिए पेपर 1 उठाइए, दीजिए. आपके पास 5 विकल्प है. अब पेपर 2 उठाइए, अब उनको भी बांटिए. तो कुल इतना तरह से आप
पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चेक करें, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट देयर पेपर्स आर चेक्ड बाय एग्जैक्टली 2 टीचर्स। क्या संभावना है कि सिर्फ 2 ही टीचर को हम जाके बांटे होंगे पेपर्स को चेक करने? तो मान लीजिए कि हम अब वो आउटकम्स गिन रहे हैं कि सिर्फ 2 ही लोग को बांटा गया है, वो सब गिनती कर रहे हैं। इस सारे गिनती में वैसा कौन कौन केसेस है जिसमें कि 2 ही टीचर को दे दिया गया है? वही होगा मेरा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू माई इवेंट। अब तब हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम nx को डिवाइड करेंगे ns से। बस अब केवल वो गिनती करना है कि 2 ही टीचर में हम बांट दिए, ऐसा कितना। तो पहले तो इन 5 में से कौन 2, तो हम चुन लिए कोई 2। मान लीजिए हम इन दोनों में बांटेंगे तीनों। ये एक चॉइस है, या इन दोनों में, या इन दोनों में, या इन दोनों में। अगर हम इन दोनों को चुने हैं, इन्हीं दोनों में बांटेंगे तीनों पेपर को, तो अब वो कितने तरीका से बांट सकते हैं? फिर वही जाइए, अब इन्हीं दोनों में बांटना है पेपर, बांटिए। पहला पेपर बांटने का 2 तरीका, दूसरा पेपर बांटने का 2 तरीका, तो 2 क्यूब तरीका होगा। लेकिन इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि मान लीजिए आप दोनों पेपर T2 को दे दिए, तो वो केस हमको नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 पेपर्स आर चेक्ड बाय एग्जैक्टली 2 टीचर्स। यानी कि 2 लोग के बीच में बटा होना चाहिए। अब हम तीनों पेपर ले जाकर के T2 को दे दिए, तब तो वो वाला केस हो गया ना कि एक ही टीचर। तो वो 2 केस वैसा है कि हम तीनों इनको दे देते, उसको काट दिए, अब तीनों इनको दे देते, तो 8 में से 2 केस काट दिए। तीनों पेपर को बांटने का कुल 8 तरीका था। इन्हीं दोनों में अगर वितरित करना है तो देयर आर 8 वेज। उनमें से 2 को हम छांट दिए, जिसमें कि हम तीनों पेपर इन्हीं को दे दिए या तीनों इनको दे दिए, हटा दिए, और 5c2 मल्टीप्लाई, दैट्स द आंसर। अब इतना डिवाइडेड बाई 5c2 का वैल्यू 5 into 4 बटे 2 फैक्टोरियल, और 8 minus 2 6, 20/2 10 into 6 60। यहां डिवाइड कर दीजिए, 60 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। 60 को हम लिख दे रहे हैं 5 into 12, ताकि ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12/25। दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। एक बॉक्स है जिसमें m1 नंबर ऑफ रेड बॉल्स है और n1 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है। m1 n1 का वैल्यूज ढूंढना है, और दूसरा बॉक्स में m2 नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड n2 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। A box is randomly chosen and a ball is drawn. कोई एक में से ये नहीं। The ball turned out to be red. If probability that this ball was drawn from box 1 is 1/3, then m1 m2 n1 n2 का वैल्यू ढूंढें। एक बक्सा चुनना है रैंडमली, एक गेंद निकालना है। अगर वो लाल हुआ तो पहले लाल होने का संभावना निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल विल बी रेड। 2 तरीका से हो सकता है। अगर बॉक्स 1 आप चुने हैं एंड उसमें से लाल गेंद निकालते हैं, या बॉक्स 2 चुने हैं एंड उसमें से लाल गेंद निकालते हैं, P1R plus P2R, probability of choosing box 1 multiplied by probability of drawing a red ball if box 1 has been chosen, probability of choosing box 2 multiplied by probability of drawing red ball if box 2 was chosen.
बॉक्स 1 चुनने का प्रोबेबिलिटी है हाफ, रैंडमली चुने हैं दोनों बक्सा, तो ईच बक्सा को चुने जाने का संभावना बराबर बराबर है हाफ हाफ। उसमें से लाल गेंद चुने जाने का संभावना m1 बटे m1 प्लस n1 हाफ टाइम्स m2 बटे m2 प्लस। अगर लाल गेंद चुना गया है तो इस बात का संभावना क्या है कि वो बॉक्स 1 में से चुना गया था इफ ये इवेंट अकर कर गया है, तो ये वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है P1R बटे PR। P1R मतलब ये वाला नंबर M1 बटे M1 प्लस N1 बटे हाफ कैंसिल आउट कर दे रहे हैं कॉमन लेकर, और इसका वैल्यू क्वेश्चन दे रहा है कि 1/3 होना चाहिए। तो M1 M2 N1 N2 का वैल्यूज ढूंढिए। आपके पास 4 अननोन है, M1 N1 M2 N2, और इक्वेशन एक ही है बस, तो पक्का है कि आप चारों का वैल्यूज नहीं ढूंढ सकते। इनफैक्ट आपको 4 ऑप्शन दिया है, उनमें से कोई अगर है जो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, तो वही टिक करना है। M1 N1 M2 N2 3 3 5 15 वगैरह वगैरह। तो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें। ये A बटे A प्लस B लिखा है बराबर 1/3, मतलब 3A मस्ट इक्वल A प्लस B, यानी 2A मस्ट इक्वल B, यानी अब 2 टाइम्स M1 बटे M1 प्लस N1 मस्ट इक्वल M2 बाई M2 प्लस N2। अब वैल्यूज डाल के हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन सही है कि नहीं, कि M1 N1 का वैल्यू है, तो 2 टाइम्स 3/6 लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड 5/20। ये मैच करेगा अगर तो इसको टिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इतना मुश्किल नहीं है चेक करना। लेफ्ट हैंड साइड इट इज 1 एंड राइट हैंड साइड इट इज 1/4, दे आर नॉट मैचिंग, तो ए इनकरेक्ट हो गया। ये 3/9 लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2 टाइम्स 3/9, और राइट हैंड साइड हो गया 10/60। ये हो गया 2/3, और ये 1/6 मैच नहीं कर रहा है, इसको भी टिक नहीं करेंगे। इसी तरह से बाकी दोनों ऑप्शन को चेक कर लेंगे, जो सही होगा उसको टिक। A fair die is tossed until 6 appears। यही एक्सपेरिमेंट है, टॉस करते रहिए जब तक 6 नहीं आ जाए। Full stop. Let capital X be the number of tosses required. Find probability X equal to 3. मतलब तीसरे टॉस में 6 आया, इसका संभावना बताइए। मतलब कि पहले टॉस में नहीं आया, दूसरे टॉस में भी नहीं आया। तो पहले इस इवेंट को समझना जरूरी है। ये इवेंट होने का मतलब है 6 आने को अगर हम डिनोट करें बाय द इवेंट ई मतलब 6 अपीयर्स, तो पहला टॉस में ई प्राइम, ई नहीं आया, फॉलोड बाय दूसरा टॉस में ई नहीं आया, फॉलोड बाय तीसरे टॉस में ये हुआ पी ई प्राइम इंटू सेकेंड टॉस में नहीं आया, इफ पहला में नहीं आया था। नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं लिखने का, ये सब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। दिस इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। उसके बाद लिखे हैं पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 या 3 से अधिक बार में 6 आता है। मतलब कि 3 बार में या
4 बार में या 5 बार में डॉट डॉट डॉट, एक इन्फिनाइट सीरीज है। तो 3 बार में 6 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 5 स्क्वायर बाई 6 क्यूब। चौथे बार में 6 आया, मतलब 3 बार नहीं आया और तब आया, तो 5 बाई 6 इंटू 5 बाई 6 इंटू 5 बाई 6 3 बार इंटू 1 बाई 6, तो 5 क्यूब बाई 6 टू द पावर 4। पांचवें बार में 6 आया, 5 टू द पावर 4 बाई 6 टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट सीरीज है। दिस डिवाइडेड बाई दिस करके देखिए, ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका कॉमन रेशियो निकलेगा डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, यानी 6 क्यूब बाई 5 स्क्वायर। तो यहां एक 5 बचा न्यूमरेटर में और एक 6 बचा डिनोमिनेटर में, तो ये कॉमन रेशियो है 5 बाई 6। अब फर्स्ट टर्म ये है, तो इसका सम होगा फर्स्ट टर्म बटे 1 माइनस कॉमन रेशियो। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है वो a बाई 1 माइनस आर, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस इंफिनिटी तक। तो ये फॉर्मूला है, बट ये वैलिड है ओनली इफ द कॉमन रेशियो मैग्नीट्यूड में 1 से कम होना चाहिए। मतलब r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो, तभी ये बात वैलिड है, तभी वो सीरीज कन्वर्जिंग होगा और उसका वैल्यू निकाला जाना संभव होगा। जैसे हम लोग एपीजी पीएचपी में सीख चुके हैं। दिस इज 1 by 6 which is 5 square by 6 square। 3 या 3 से अधिक बार वाला सारा केसेस को हमको इंक्लूड करना था। यहां से नेक्स्ट, p x less than equal to 3 if x greater than 2। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इस स्टेटमेंट को समझना होगा। प्रोबेबिलिटी दैट दिस इंटरसेक्शन दिस, ये कह रहा है कि x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो दोनों के इंटरसेक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। न्यूमरेटर में जो लिखा है उसको समझिए, x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 3 या 3 से छोटा, मतलब x इक्वल टू 3। और ये लिखा है x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी मतलब x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। ये ऑलरेडी दोनों चीज निकाल चुके हैं। तीसरे बार में 6 आ गए, वो हम लोग निकाल चुके हैं 5 स्क्वायर बाई 6 क्यूब, और 3 या 3 से अधिक बार वाला सब केसेस को कंसिडर किए तो 5 स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर, सो इट इज 1 बाई 6। और ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसका मतलब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो p x ग्रेटर देन 3 यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से अधिक वाला केसेस, x का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए या बराबर एंड 3 से भी अधिक होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो 3 से अधिक और 6 या 6 से अधिक, तो इंटरसेक्शन कीजिएगा तो 6 या 6 से अधिक रह जाएगा। तो जैसे 3 या 3 से अधिक वाला केस निकाले थे, सीरीज ऐड किए थे, उसी तरह से ये दोनों निकालना होगा। नहीं, जरूरत नहीं है, थोड़ा पैटर्न देख के हम समझ सकते हैं। 3 या 3 से अधिक वाला में आया था 5 स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर, 4 या 4 से अधिक वाला निकालिएगा तो 5 क्यूब बाई 6 क्यूब आ जाता है, और 6 या 6 से अधिक वाला निकालिएगा तो वो 5 टू द पावर 5 बाई 6 टू द पावर 5 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी पी एक्स इक्वल टू 4 चौथे बार में 6 आया, पांचवें बार में 6 आया, सोनन से चौथे बार में 6 आने का मतलब 3 बार नहीं आया तब आ गया, पांचवें बार में 6 आने का मतलब 4 बार नहीं आया तब 6 आया। इसी सीरीज को ऐड कीजिए, आपका फर्स्ट टर्म हो गया 5 क्यूब बटे 6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 बाई 6, 1 बाई 6,
तो एक 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 क्यूब बाई 6 क्यूब आ जाएगा। तो पैटर्न देख लिए अगर हम लोग तो हम तुरंत लिख सकते हैं, और ये 5 बाई 6 का होल स्क्वायर बचेगा 25/। देखिए सवाल को, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड so that the probability of getting at least 2 heads। आगे मत देखिए, पहले इतना ही बात को समझिए। एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं n टाइम्स, तो n टाइम्स में से r टाइम्स हेड आए, उसका क्या संभावना है? हम कैसे लिखते हैं इस बात को? Probability of getting r heads in n trials, ये ट्रायल का संख्या है। x represents the number of trials जिसमें कि आप चाहते हैं कि सक्सेस हो। अभी हेड के आने को हम सक्सेस बोल रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि इस तरह से निकालिए, ये हेड आने का संभावना है और ये हेड नहीं आने का संभावना है। यानी किसी एक ट्रायल में आप सक्सेसफुल होंगे उसके संभावना को P कहें और फेल करेंगे उसके संभावना को Q कहें। तो n टाइम्स अगर आप वो ट्रायल कंडक्ट करते हैं, उसमें से r बार आप सक्सेसफुल होंगे, इसका संभावना ऐसे लिखते हैं। टॉसिंग अ कॉइन के केस में P का वैल्यू हाफ है, Q का वैल्यू भी हाफ है। तो उस केस में हेड अपीयर्स r नंबर ऑफ टाइम्स आउट ऑफ n टाइम्स, जिसको हम x ही लिखेंगे, x को डिफाइन कर देंगे। x मीन्स हेड अपीयर्स, नंबर ऑफ टाइम्स हेड अपीयर्स। x इवेंट नहीं है, x एक संख्या है। नंबर ऑफ टाइम्स हेड अपीयर्स स्टेटमेंट है। अगर वो इक्वल टू r हम चाहते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी है NCR हाफ टू द पावर r, हाफ टू द पावर n माइनस r। ये जुट करके 2 टू द पावर n रह जाता है, NCR बटे 2 टू द पावर n। अब जितना बारी बोलिए, अगर आप कहिएगा कि n ट्रायल्स में से हम चाहते हैं कि 4 बार हेड आए, बाकी बार नहीं आए, तो उसका क्या संभावना है? तो यहां हम r की जगह 4 लिखते हैं। इस क्वेश्चन में कितना ट्रायल्स किया गया है वो नहीं दिया है, वही खोजना है कि कितना बार हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें अगर हम कुछ चाहते हैं कि ऐसा हो। जैसे हम कहते हैं कि हम 10 बार टॉस किए कॉइन को, तो अब हम दे दिए ना n का वैल्यू 10 ट्रायल्स। आप कहते हैं कि इसमें से हम चाहते हैं कि 2 बार हेड आवे, 8 बार हेड ना आवे, इसका क्या संभावना है? तो 10c2 हाफ टू द पावर 10, इतना ही। आप कहते हैं कि अच्छा 5 बार हेड, 5 बार हेड, उसका क्या संभावना है? तो 10c5 1/2 टू द पावर 10, ऐसे निकालते हैं। अभी क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स। अच्छा, अब उसका मतलब यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स आउट ऑफ n ट्रायल्स, तो हम NC2 बटे 2 टू द पावर n लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स आउट ऑफ n ट्रायल्स, तो NC3 बटे 2 टू द पावर n लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग n हेड्स आउट ऑफ n ट्रायल्स, तो NCn बटे 2 टू द पावर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, जो बोलिए निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, NC0 बटे 2 टू द पावर। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पूछ रहा है। 2 या 2 से अधिक बार हेड आए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स, सबका सम, इन सबका सम चाहिए 2 से लेके n तक। तो वैसा करने के बजाय ऐसा कर लीजिए
1 माइनस कर लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड वाला केस और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड वाला केस को ऐड करके 1 में से घटा दीजिए। 1 माइनस NC0 बटे 2 टू द पावर n NC1 बटे 2 टू द पावर, विच इज 1 माइनस NC1 का वैल्यू n NC0 का वैल्यू 1, यही है। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी ये वाला चीज, इज एटलीस्ट 96%, माने इसका वैल्यू 96% से अधिक होना चाहिए या उसके बराबर, यानी कि ये नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.96। अब कितना एटलीस्ट है ना कि कंफ्यूज कर जाए आदमी, तब तोड़ के पढ़िए टुकड़ों में। पहले इसको समझिए, अगर मान लें कि n टाइम्स टॉस करते हैं कॉइन को, तो एटलीस्ट 2 हेड्स आने का संभावना निकालेंगे। उसके बाद कहता है कि ये संख्या एटलीस्ट इतना होना चाहिए, मतलब ये संख्या इतना या इतना से बड़ा होना चाहिए। तो लिख लीजिए। अब हमको इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे ऐसा n का वैल्यू ढूंढना है। ऑप्शन दिया होगा n का वैल्यू 5, 6, 7, 8 टाइप, जो सेटिस्फाई करे। सॉल्व नहीं कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी को, ये कोई लीनियर इनइक्वालिटी थोड़े है क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर लीजिएगा या ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रांसेंडेंटल है, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रा है। हाँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, n+1 बटे 2 टू द पावर n ऐड कर दीजिए, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 0.96 0.04। इसको 4 बटे 100 लिख दीजिए, यानी 1 बटे 25। इसको उलट के लिख देते हैं, दोनों तरफ रेशियो 2 टू द पावर n बटे n+1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25, यानी 2 टू द पावर n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 टाइम्स n+1। अब आप जो ऑप्शंस दिया है उसको डाल के चेक करने में भी सुविधा होगा। मान लीजिए n का एक वैल्यू दिया है 8, तो डाल के देखते हैं 8 सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो 2 टू द पावर 8 का वैल्यू निकालेंगे और 25 गुने 8+1 का वैल्यू निकालेंगे। ये बड़ा हुआ इससे, तो टिक करेंगे। एक्चुअली यहां पे 2 टू द पावर x का ग्राफ बन सकता है। अब 25 गुने x प्लस 25 का भी एक ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो यहां से शुरू होगा, y एक्सिस पे 25 से, y इंटरसेप्ट 25 और 25 स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन होगा। खाली पॉजिटिव साइड देखिए, क्योंकि यहां x पॉजिटिव नंबर्स। हम चाहते हैं कि 2 टू द पावर n का वैल्यू इससे बड़ा हो। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इससे ऊपर हो जाएगा ग्राफ, वही वाला जगह हमको चाहिए। द मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस हमको चाहिए। वैसे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इस फंक्शन का वैल्यू हमेशा इससे बड़ा होगा, बट मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस चाहिए कि ऐसा हो। तो हमको n का वैल्यू डाल के ही चेक करना होगा। वी कैन नॉट सॉल्व दैट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चेक करके देखें 2 टू द पावर 8 का वैल्यू, 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 है 16 इंटू 16, विच इज 256, 25 इंटू 9 इट इज 225। ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, ग्रेटर देन, देयरफॉर n इज इक्वल टू 8 तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर उसके जस्ट छोटा वाला नंबर अगर n इज इक्वल टू 7 ऑप्शन दिया है, जो भी, उसको भी चेक करना होगा। अगर वो नहीं सेटिस्फाई करता है तब 8 टिक कर देंगे, अगर वो कर दिया तो फिर n इज इक्वल टू उससे छोटा जो दिया होगा उसको भी चेक करना। ठीक है, चलिए आज के लिए समाप्त।